यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। और जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारी शिफ्ट यहाँ पर हो चुकी है। 3 दिन से कंटिन्यूस हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है। तो जिस भी तरीके का पैटर्न यहाँ पर देखा गया है कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक अंतरिक्ष विज्ञान हो गया या फिर फूड प्रिजर्वेशन हो गया, ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर नहीं पूछे गए। ओवरऑल पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, चाहे मैं सीडीपी की बात करूँ, ईवीएस की बात करें, मैथ्स की बात करें, हिंदी की बात करें। तो आपको यहाँ पर जो प्रिपरेशन करनी है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। पूरे 5 पेज का आपका सिलेबस है। सिलेबस के हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है ना। यदि आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आ रहा है या फिर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो सिलेबस अभी एट प्रेजेंट आपके पास अवेलेबल है उसको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ईवीएस को। ईवीएस का एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ जो कॉमन टॉपिक है जो कह सकते हैं कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, उसी में आपका सौरमंडल हो गया, ऊर्जा से रिलेटेड पिरामिड हो गए, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया, है ना, और डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है कि पूछे ही जा रहे हैं, हर शिफ्ट में अपन को दिख रहे हैं। तो कुछ 5 से 6 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कनेक्टेड है पिरामिड से। स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन जो है हम लोग ऊर्जा के पिरामिड से रिलेटेड करेंगे। फिर उसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे स्पेस साइंस को, उसके भी कुछ 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग को। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिएगा। व्हाट इज एन एनर्जी पिरामिड इन एन इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का मतलब क्या होता है? अब आपने 2 प्रकार के पिरामिड यहाँ पर देख रखे होंगे, है ना, जो एक अपवार्ड होता है और एक डाउनवार्ड होता है। तो पूरा पिरामिड अपने आप में एक चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पूरा डिटेल इसका समझेंगे। ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन क्या मिले हुए हैं कि विभिन्न पोषकीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। प्रत्येक पोषकीय स्तर पर जैव द्रव्यमान को दर्शाने वाली संरचना, प्रत्येक पोषकीय स्तर पर जीवों की संख्या दर्शाने वाला एक चार्ट और एक पिरामिड जो केवल उत्पादक को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? कौन सी चीज़ सही हो सकती है? तो हम लोग बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो पोषक स्तर है, इनको अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, इट में बी अपवर्ड, और हम लोग ये कह सकते हैं इट में बी डाउनवर्ड। सीधी दिशा में भी हो सकता है, उल्टी दिशा में भी हो सकता है। अब ये नंबर पर आधारित हो सकता है, बायोमास पर आधारित होता है, तो वो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं पिरामिड के। तो एक ऑन एंड हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं विभिन्न पोषकीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही ऊर्जा पिरामिड कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा पिरामिड में किस पोषकीय स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर पाई जाएगी? प्रोड्यूसर पर, प्राइमरी कंज्यूमर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर में, या फिर टर्शरी कंज्यूमर में? तो आपको ध्यान होगा, हमने ऊर्जा पिरामिड के अंदर एक नियम पढ़ा है। उस नियम का नाम है 10% ऊर्जा का नियम, है ना। 10% एनर्जी लो। किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन के द्वारा ये दिया गया। ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि हम लोग जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचते हैं तो ऊर्जा का लेवल क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। जैसे जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर कौन है धरती के ऊपर? प्लांट्स है ना। प्लांट को मान लो किसी भी एक रैबिट वगैरह ने, एक चूहे वगैरह ने, खरगोश वगैरह ने खाया, तो 100% एनर्जी का केवल 10% जो है रैबिट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो बचा हुआ 90% किसके द्वारा यूज कर लिया गया? हम लोग ये बोलेंगे कि उसकी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है, उसकी बॉडी की जो चयापचयी क्रिया है, उसमें यूज हो जाएगा। तो ओनली 10% यहाँ पर आगे से आगे क्या होता जाता है? ट्रांसफर होता जाता है। ये है लिंडमैन नियम। तो सेम चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई कि ऊर्जा पिरामिड में किस पोषकीय स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो प्रोड्यूसर लेवल पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और डेट्रीवोरस अपघटक लेवल तक जाएंगे तो ऊर्जा क्या होती जाएगी? धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहली डेफिनेशन थी, दूसरा 10% नियम था। तीसरा देखिएगा, ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक अगले स्तर पर ऊर्जा कम क्यों होती है? अब ये तो पढ़ा कि 10% कम होती है, पर क्यों होती है? पहला ऑप्शन देखिएगा, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म ईट लेस एज दे मूव अप टू द पिरामिड, एनर्जी इज स्टोर्ड इनडेफिनेटली एट ईच लेवल, एनर्जी इज मल्टीप्लाइड एट ईच लेवल।
कहना क्या चाह रहा है कि ऊर्जा कम की होती है, तो हमने पढ़ा था जैसे पौधों के पास 100% एनर्जी है, तो हमने देखा कि जब वो रैबिट तक पहुंचेगी तो केवल 10% ही पहुंचेगी, क्योंकि इसका कुछ भाग तो ये भी यूज़ करेगा ना, प्लांट भी यूज़ करेगा। तो ये जैसे जैसे आगे से आगे जाती जाएगी, है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चयापचय क्रिया के दौरान ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए उसका केवल 10% ही आगे आने वाली जो प्रजाति है या आगे आने वाला जो लेवल है उसको ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, डिटेल भी आप देख सकते हैं पूरा, कि हम लोग कहें तो चयापचय क्रिया के दौरान ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही ऊर्जा पोषकीय स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ती है, कुछ ऊर्जा जीवों द्वारा वृद्धि, रखरखाव, प्रजनन, ग्रोथ वगैरह जो इनकी चीज़ें होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जबकि बहुत सी ऊर्जा चयापचय क्रिया के कारण गर्मी के रूप में खो जाती है। इसे ऊर्जा हानि कह सकते हैं, और इसी ऊर्जा हानि के कारण ऊपरी स्तरों पर ऊर्जा जो होगी जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी सीमित होती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऊर्जा पिरामिड में निम्नलिखित में से शीर्ष पर कौन होगा। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जी पिरामिड बनाऊं तो सबसे टॉप पर किसको रखा जाएगा, उत्पादक को, प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर एपेक्स जो प्रीडेटर्स होंगे, शिकारी होंगे, उनको रखा जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हो जाएंगे अपने प्रोड्यूसर्स, जिसमें कौन आ जाएगा, प्लांट्स, है ना। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आप हिरण को रख सकते हैं, डियर को, रैबिट को रख सकते हैं, माउस चूहे को यहाँ पर रख सकते हैं। फिर सेकेंडरी में जो इनको खाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर शेर वगैरह को रख सकते हैं। तो ये सीरीज पूरी आगे चलेगी। तो इसने बोला है कि यहाँ कौन बैठा रहेगा, तो यहाँ पर बैठा रहेंगे एपेक्स प्रीडेटर, जो नीचे वाले लेवल को खाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। हम लोग थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं और आपको रिवीजन भी बहुत करना है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आमतौर पर एक पोषकीय स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल और केवल कितना प्रतिशत ट्रांसफर होता है, ओनली 10%। ठीक है, 90% ऊर्जा जो है उनके शरीर में गर्मी के रूप में क्या हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना कंप्लीट हो गया ऊर्जा पिरामिड। अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे डिफॉरेस्टेशन के, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना वनों की कटाई। अब वनों की कटाई से क्या क्वेश्चन बना होगा एग्जाम में, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा बेसिक पूछा था, मतलब वही वनों की कटाई का बेसिक पूछा होगा। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए गए कि हाँ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, वनों की कटाई मतलब वनों को काटना और साफ करने की प्रक्रिया वनों की कटाई हो सकती है। तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करी जाती है वनों की कटाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण हमको चाहिए स्पेस, हमको चाहिए जगह। तो हम लोग जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर फॉरेस्ट है, उसको काट कर अपने लिए घर बसा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, वन्य जीव का संरक्षण करना, औद्योगिकी विस्तार होना, पुनर्नवीनीकरण की प्रोसेस होना, या फिर सॉइल कंजर्वेशन होना। तो वनों की कटाई हो रही है मतलब कहीं ना कहीं मेन रीजन इसका होगा औद्योगिक विस्तार, वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगने वाली होगी, वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो रहा होगा, इसीलिए वनों की कटाई करी जा रही। क्योंकि अपन देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह को इसे मेन सिटी में परमिशन नहीं मिलती है, इसीलिए ये थोड़े खाली एरिया में जहाँ आसपास लोग नहीं हो वहाँ पर इनको परमिशन मिलती है, वहाँ पर इनको लैंड जमीन दी जाती है। तो डेफिनेटली आसपास के वनों की क्या हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वनों की कटाई कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित करती है। अब देखो वन मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है, पेड़ पौधे करते क्या हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, जब प्लांट्स ट्रीज ही नहीं रहेंगे, दैट मीन्स कि CO2 को ग्रहण करने वाला नहीं बचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वायुमंडल में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, CO2 का लेवल वातावरण में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर वही समस्या यहाँ पर हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा वनों की कटाई से निकटता से संबंध यहाँ पर रखता है, निकटता से कनेक्ट है या लिंक हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन से। सॉइल इरोजन का डिफॉरेस्टेशन से कोई कनेक्शन है क्या, मृदा अपरदन का वनों की कटाई से, जैव विविधता में वृद्धि होना, ये तो अच्छी चीज़ है, और डिफॉरेस्टेशन नेगेटिव चीज़ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। वायु प्रदूषण में कमी होना, तो ये अच्छी चीज़ है, डिफॉरेस्टेशन गलत चीज़ है, मतलब दोनों वाइस वर्सा बैठ रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत का क्षय होना और वनों की कटाई,
अब देख लो कि किन दो चीज़ों में डायरेक्टली रिलेशन बैठ रहा है। कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा? वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। अगर अपन देखें कि वनों की कटाई करी जा रही तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर बढ़ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीजन देखना चाहें आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन वनों की कटाई से उन पेड़ों को हटा दिया जाएगा जो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं। अगर पेड़ ही कट गए तो मिट्टी को बांधने वाली जड़ें ही नहीं बचेगी। जब जड़ें ही नहीं बचेगी तो इजीली मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ठीक है, बारिश से बह सकती है, हवा से बह सकती है, पानी से बह सकती है, तो भूमि का क्षरण होगा, है ना, वही वाला लैंड वाली चीज यहाँ पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई को कम करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है? अगर आप चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? एकल खेती को बढ़ावा देना। क्या खेती और डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्टली कोई कनेक्शन है क्या? है ना। दूसरा देखना, टिकाऊ लकड़ी कटाई के तरीकों को बढ़ावा देना, कृषि के लिए भूमि की सफाई को बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों का विस्तार। हमको पूछा है कम करना, तो शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वन कटेंगे। कृषि के लिए भूमि की सफाई करना, तो डेफिनेटली आप पेड़ काट कर ही करोगे। एकल खेती को बढ़ावा देना कि यहाँ पर बस एकल खेती या मोनोकल्चर जो है एक ही प्रकार की खेती करी जाए, है ना, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी जाए, तो ये भी डायरेक्टली करेक्ट नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस, यानी कि टिकाऊ लकड़ी कटाई के तरीकों को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर मान लो, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बिना लकड़ी के जो है एक भी पेड़ को नहीं काटा जाए, बिना उसके ही जितने भी कार्य यहाँ पर हो रहे, जैसे लाइक लकड़ी की टेबल, लकड़ी के दरवाजे, कितने सामान होते हैं लकड़ी के। ठीक है, तो उसका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हमें वो चीज़ें भी चाहिए, लकड़ी से बने हुए सामान भी चाहिए। तो हम लोग बीच का रास्ता निकाले हैं। बीच के रास्ते में हमने क्या किया है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो प्लांटिंग यहाँ पर करते हैं उन लकड़ियों की करें जो हमारे काम की है और केवल उन्हीं को काटें, बाकी सारे वृक्षों को नुकसान पहुँचाने का हमको कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो टिकाऊ लकड़ी के तरीके को हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। दैट मीन्स चयनात्मक कटाई हम लोग यहाँ पर करें। जिस लकड़ी की हमें आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी आवश्यकता है केवल उसी की कटाई करें, बाकी सबको छोड़ देना है, पूरे पूरे जंगल साफ नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक ऑप्शन दे सकते हैं इन चारों में से। चलिए, तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि आज की डेट की मैं मॉर्निंग शिफ्ट की ही, कल की जो मॉर्निंग शिफ्ट की ही बात करूँ 13 तारीख की, तो उसमें आपसे प्रोटीन से रिलेटेड समृद्ध स्रोत के बारे में पूछा गया था। इससे पहले वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा वसायुक्त भोजन कौन सा है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का समृद्ध स्रोत माना जाता है? 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहले पूछा गया प्रोटीन का समृद्ध स्रोत क्या होगा। राइस हो सकता है, बीन्स हो सकता है, एप्पल हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ प्रोटीन इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? बीन्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे हम लोग देखें तो पल्सेस, दालें वगैरह जो होती है वो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती है। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन हमें इसी से मिलता है। ठीक है, चलिए, और शरीर को इससे प्रोटीन से क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेंगे। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। दालों वगैरह और इनसे 9 मुख्य अमीनो एसिड हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि बॉडी इसको खुद से बना नहीं सकती है, इसीलिए उसको बाहर से आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु आधारित खाद्य पदार्थ प्रोटीन में सबसे अधिक होता है? पशु आधारित मतलब हम लोग यहाँ पर इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बटर हो गया, फिश हो गया, शुगर हो गया और ब्रेड हो गया। करेक्ट आंसर ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, सी एंड डी, है ना, क्योंकि पशु आधारित एनिमल बेस्ड पूछा है। तो एनिमल बेस्ड में हमारे लिए सबसे अच्छा होगा फिश। ठीक है, कि मछली एक उच्च प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे स्वस्थ वसा भी पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो इन चारों में से प्रोटीन किस में पाया जाएगा? गेहूं में पाया जाएगा। ठीक है, सॉरी, दूध में पाया जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोटैटो जो है अपना स्टार्च वाला हो जाएगा, राइस अपना ये वाला हो जाएगा स्टार्च टेस्ट, यहाँ पर इससे ये मिल जाएगा। ठीक है, वीट अपना कार्ब्स वाला हो जाएगा। तो केवल बच रहा है अपना ऑप्शन नंबर बी। दूध एक पूर्ण प्रोटीन का स्रोत होता है, सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिसे हमारा शरीर नहीं बना पाएगा, वो हम लोग मिल्क के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा? आमंड्स यहाँ पर हो सकते हैं, वाटरमेलन सीड हो सकते हैं, नारियल हो सकता है या फिर किशमिश हो सकती है। तो इन चारों में से बादाम में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत यहाँ पर मानी जाती है? अब दालों में भी कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा होगा? वैसे ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो बचे हुए ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करें। मूंग यहाँ पर हो सकता है, एप्पल, बनाना या पोटैटो, तो ऑप्शन में एक ही है दाल के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही कि मूंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंडे को एक संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है एग को। वाई एग? क्योंकि ये पचने में आसान होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है, इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इनमें कैलोरीज कम पाई जाती है या फिर इनमें फाइबर होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को चाहिए वो एग में मिलेंगे। ठीक है, 9 आवश्यक अमीनो एसिड जो है एग के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता। ओके, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? अब अनाज की इन्होंने बात कर ली है। ठीक है, तो इसमें क्विनोवा है, चावल है, मक्का है, जौ है। तो करेक्ट आंसर है क्विनोवा। ये कुछ दलिए जैसा दिखता है, दलिया आपने देखा होगा जिस तरीके से बनाया जाता है उसी तरीके से बनाकर इसको खाया जाता है। बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन इसमें होता है, डॉक्टर भी इसी को खाने के लिए सजेस्ट करते हैं यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होती है। इसका तो मैंने आपको लाइव भी दिखाया था, इसकी जब कटाई हो रही थी खेत में तब मैंने आपको पूरा लाइव वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से इसको काटा जाता है। ओके, ग्लूटेन मुक्त भी होता है और बहुत ही अधिक पौष्टिक भी ये होता है। ठीक है, तो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा, मार्केट में इसके पैकेट मिलते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद प्रोटीन में अधिक होता है? डेयरी उत्पाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन चारों में से किस में पाया जाएगा? बटर, चीज़, क्रीम और आइसक्रीम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा हमारा चीज़ के अंदर, है ना। प्रोटीन और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत इसे माना जाता है, मांसपेशी और हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। चलिए अब थोड़ा सा अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस साइंस के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? लाल ग्रह के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता है? शुक्र, मंगल, जुपिटर या फिर सैटर्न को? आप सभी को बताया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस पर लो ऑक्साइड यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम रेड प्लेनेट पड़ गया है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर कौन सा है? साइज वाइज बात करें तो सबसे बड़ा आ जाता है बृहस्पति। ठीक है, और सीरियल वाइज बात करें तो बुध, शुक्र, जो सूर्य के सबसे पास है वो बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर। व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर व्यास का 11 टाइम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैक होल का मीनिंग क्या है? अ रीजन इन स्पेस विथ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम विच नथिंग कैन एस्केप। अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है। हमने जब स्पेस साइंस, आपको ध्यान होगा प्रीवियस में जो अपना PS टेट हुआ था उसमें ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों के क्वेश्चन पूछे गए थे। चंद्रमा के कितने प्रकार होते हैं? आप रेड मून बोलते हो, ब्लू मून बोलते हो, मून के जितने भी अपने 4 टाइप होते हैं, ठीक है, वो सारे टाइप भी पूछे गए थे। तो एक बार वो पेपर भी ज़रूर से विजिट कर लेना, उसमें भी आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है जैसा पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम एज इट इज़ चीज़ें वापस से इस एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ब्लैक होल वो चीज़ है कि अगर कोई भी उसके अंदर गया तो फिर वो वहाँ से बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है। सेम एज इट इज़ व्हाइट होल भी माना जाता है। व्हाइट होल से इतनी मात्रा में एनर्जी, इतनी मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि मतलब कोई उसके पास भी नहीं जा सकता। ठीक है, सो ब्लैक होल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना, कि इतनी ग्रेविटी है कि वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, है ना। दोनों अपोजिट है, ब्लैक वर्सेस वाइट। अगला देखिएगा, हमारे सौरमंडल जो है कौन सी आकाशगंगा के अंदर स्थित है? तो मिल्की वे के अंदर ये स्थित है। सर्पिलाकार है ना, इसीलिए मिल्की वे इसका नाम रखा गया है। कई अरबों करोड़ों तारे इसके अंदर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन और राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन जो है पहले यात्री यहाँ पर थे, वोस्तोक पर सवार होकर पहली बार ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चांद वाले क्वेश्चन अलग आते हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और राकेश शर्मा आप जवाब देते हैं। अभी केवल अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक, और डेट भी लिखी हुई है 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, कितने समय पहले की बात है। अगला देखिएगा, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा यहाँ पर सूर्य। ओके, क्लियर है यहाँ तक, सन हो गया यहाँ तक। अब अगला देखिएगा, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अपन को पता है 8 मिनट 20 सेकेंड का लगभग यहाँ पर समय लगता है। कैसे पता चला? क्योंकि अपन को डिस्टेंस यहाँ पर पता है और प्रकाश की स्पीड यहाँ पर पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। ओके, कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठा होगा कि देखो सूर्य से किरणें निकली, पृथ्वी तक हमारे ऊपर आने में उसको इतना समय लगा। स्पीड अपन को पता है कि प्रकाश किस स्पीड से ट्रेवल करता है, एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमको पता है, तो वहाँ से अपना टाइम निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उस दूरबीन का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसने दूर के आकाश गंगाओं की विस्तृत छवि ली है? ये भी आपका जो लास्ट पीएस टेट हुआ था उसमें पूछा गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप इसका नाम है, 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। इसने दूर के आकाशगंगा और अन्य खगोलीय घटना का उच्च रिजोल्यूशन मतलब हाई, बहुत क्वालिटेटिव इमेज यहाँ पर प्रदान करी थी, जिससे हमें समझ में आया कि ब्रह्मांड जो है एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय के लिए इमेज बहुत बड़ी बात थी। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कृषि से करते हैं। रोपण कृषि का क्वेश्चन आपका 12 तारीख को पूछा गया था एग्जाम में। रोपण कृषि मुख्य रूप से किन फसलों के लिए की जाती है? तो जितनी भी कैश क्रॉप होती है, जितनी भी नकदी फसलें होती है, उनके लिए करी जाती है रोपण कृषि, जिसमें आप चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर रोपण कृषि से जुड़ी हुई है? अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, है ना, रोपण कृषि की, तो कौन सी चीज़ इससे जुड़ी हुई रहेगी? यहाँ पर वीट, टी, राइस और ग्राम। तो इसमें से जो चाय है हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं रोपण कृषि के अंदर, जो कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल, इन सारी जगह पर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, रोपण कृषि में किस प्रकार के श्रम की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है? जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, इसमें चाहिए होती है सबसे ज़्यादा मेहनत, है ना, क्योंकि इनका सीज़न भी अलग होता है और इनको बहुत ही ज़्यादा कृषि के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता पड़ती है ना। हर कोई इसकी खेती नहीं कर सकता है, तो स्किल्ड लेबर चाहिए होता है और सीजनल लेबर यहाँ पर चाहिए होता है। तो बी और सी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फसलों की छटाई करना, उनको समय पर काटना, किस समय उनको पानी देना है, ये सारी देखरेख बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उसमें से, इन चारों में से आपको क्या दिखाई देगा? रबर दिखाई देगा, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल क्रॉप है, रबर ही एक ऑप्शन है यहाँ पर रोपण कृषि का। ठीक है, चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी अपन ने केवल क्वेश्चन जो किए थे वो हमारी प्लांटेशन जो फार्मिंग है उससे रिलेटेड था। अब अलग अलग टाइप की कृषि से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से किसान के अपने परिवार की खाद्य फसलें उगाने के लिए किए जाते हैं? किसान सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए अगर फसल उगा रहा है, उसको बेचना नहीं है, उसको किसी को देना नहीं है, सिर्फ वो अच्छे से रह पाए, वो और उसके घर वाले अच्छे से भोजन कर ले, इतना ही अगर वो अनाज उगा रहा है तो उसको निर्वहन कृषि या सब्सटेंस फार्मिंग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जितना कंजप्शन है उतनी ही फसल यहाँ पर उगाई जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, किस प्रकार की खेती में नकदी फसलों की बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए जो है इनको उगाया जाता है? नकदी फसलें वही कैश क्रॉप की ही यहाँ पर बात हो रही है, तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इस प्रकार की कृषि को कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, बड़े लेवल पर हम लोग उसको सेल करना चाहते हैं, हम लोग उसको बेचना चाहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सारी फसलें इसके अंदर आ जाएगी। ओके, अगला देखिएगा, किस प्रकार की खेती में किसान फसल उगाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? ठीक है, पहले उस स्थान पर फसल उगाई, कुछ समय में वो भूमि बंजर हो गई, है ना, फसल, तो फिर वो क्या करेगा? दूसरे स्थान पर चला जाएगा, पलायन कर लेगा, फिर दूसरी जगह आग लगाकर पूरी ज़मीन को साफ करेगा, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे, बम्बू वगैरह लगे हुए थे उनको ख़त्म करेगा। ठीक है, और उस वहाँ पर फिर से खेती करेगा। तो इस प्रकार की खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, ऐसी भूमि बंजर हो जाती है, तो वहाँ पर आप अनाज उगाओगे, वो उगेगा नहीं, तो फिर वो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार को हम लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा, कौन सी खेती फसल की खेती को पशुपालन के साथ जोड़ती है। मतलब आपको खेती तो करनी ही है लेकिन साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, व्यावसायिक कृषि अपन देख ही रहे हैं कि बड़े लेवल पर फसल उगाई जाती है, फिर उनको बेचा जाता है मार्केट में। मिश्रित कृषि में खेती भी करना है, पशुपालन भी करना है, दोनों चीज़ें इंक्लूड रहेगी। रोपण कृषि में आपको पता है कि नकदी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, और स्थानांतरित खेती में एक जगह खेती करना, वो जमीन जब खत्म हो गई तो दूसरी जगह पलायन कर जाना, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बर्न एंड स्लैश फार्मिंग। अगला देखिएगा, जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी खाद, फसल चक्र, वाटर, जो जैसा लगता है वैसा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार की खेती में एक ही समय में एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का महीना है, ठीक है, इस समय फसल उगाई गई तो 2 से 3 प्रकार की फसलें हमने उगा दी। तो इस प्रकार की फसल को कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। मतलब एक ही समय में आपने आपके ही खेत में 2 से 3 प्रकार की फसल उगा दी है, धनिया उगा रखा है, चने उगा रखे हैं, 2 से 3 प्रकार की फसलों का मिक्स है। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, और समय समय पर फसलें बदलना, उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। जैसे कि खरीफ के समय आपने सारी खरीफ फसलें लगा दी, फिर रबी लगा दी, बीच में ऐसे ही आपने नकदी फसलें लगा दी, या फिर अपन बोलते हैं ना जायद फसलें लगा दी। ठीक है, तो वो पूरा रोटेशन चलता है, ये हम लोग कह सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है। क्रॉप रोटेशन इज प्राइमरी प्रैक्टिस्ड बाय, फसल चक्र मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना, पानी के उपयोग को कम करना, अधिक उर्वरकों का उपयोग करना। तो हम लोग जो क्रॉप रोटेशन यहाँ पर करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहा है कि एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाना, उसको इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग दोनों के डाउट यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन जैसे जैसे पता चलते जाएंगे एग्जाम के, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।